तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलते हैं आज की कहानी की ओर। 3 साल के लंबे समय के बाद आखिरकार मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ही ली और भवानीपुर में अपने चाचा के घर जा रहा हूँ। चाचा वहाँ नहीं रहते, लेकिन उनका वहाँ पे फार्म हाउस है और फार्म हाउस छुट्टी मनाने के लिए और नज़ारे बदलने के लिए और अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए एकदम सही है। ट्रेन आने में ज़्यादा समय नहीं था और मैं ट्रेन आते ही अपने सीट पे जाके बैठ गया। राहत की लंबी सांस ली और एक विदेश जासूसी उपन्यास के पन्नों पर अपनी आंखें खोल ली और मैं वह पढ़ते जा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था जब मैंने अचानक एक सज्जन को कोट और पैंट पहने गंजे सिर के साथ देखा और जो सबसे ज़्यादा आकर्षक था वह थी उनकी बाघ जैसी आंखें। ट्रेन के चलने के कुछ ही समय बाद ट्रेन में चाय वाला आता है और हम चाय लेते हैं। मेरी किताब लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी कि दूसरी तरफ जर्नल पढ़ रहे सज्जन ने खिड़की की तरफ मुंह करके सिगरेट जला ली। अचानक मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, क्या सर, क्या हो गया? मैंने बिना तैयारी के जवाब दिया, मैं एक समाचार एजेंसी में हूँ। मेरा नाम मुकुल चक्रवर्ती है। अच्छा, आप खबर उबर छापते हो? मैंने कहा, मैं दैनिक जागरण समाचार में अपनी खबर देता हूँ और उसमें मैं एक स्पेश कॉलम रखता हूँ। पूरे पेपर में, पूरा जो समाचार का जो पत्र है, समाचार पत्र है, उसमें एक मैं विशेष कॉलम रखता हूँ। उस कॉलम में शहर में घटित अनसुलझे जो रहस्य होते हैं उन उन रहस्यों पर जनता की क्या राय है वो लोग उस कॉलम में देते हैं। राय देने के लिए हमने वो कॉलम रखा है। सज्जन ने पूछा, अच्छा, अनसुलझे रहस्य मतलब कोई भूत तो नहीं? यह सुनकर मैं झिझका और बोला, मैं भूत का मतलब नहीं समझ पाया। अब सज्जन ने ऊंची आवाज में कहा, अरे मिस्टर, घोस्ट घोस्ट घोस्ट। मैंने कहा, नहीं, वास्तव में मुझे इन बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में सार्वजनिक रूप से अनावश्यक रूप से बात नहीं करना बेहतर है जिसका विज्ञान भी हर पल खंडन करता है। और सर, मैं ये सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। सज्जन ने अचानक मुझसे कहा, अच्छा, अभी हम शहर में प्रवेश करने के लिए हमारे पास 4 घंटे हैं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपको अपने कुछ अनुभव शेयर करूं। तो फिर मैंने भी बिना सोचे जवाब दे दिया, हाँ हाँ बिल्कुल सर, बोलिए ना, बताइए। अब सज्जन ने कहना शुरू किया, यह जांचना आप पर निर्भर है कि यह सच है या नहीं है। तो मैंने भी कहा, हाँ सर, आप शुरू कीजिए ना सर। सज्जन ने फिर कहा, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यह घटना मुझे बहुत परेशान करती है, इस हद तक कि मैं इस पर यकीन नहीं कर पाता हूँ। फिर सज्जन कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं, मेरा नाम नीलाद्री हल्दर है। मैं कभी स्मारकों का शोध करता था। विदेश की कई नामी पत्रिकाओं में मेरे लेख नियमित रूप से छपते थे। देश की लगभग सभी अज्ञात धरोहरें मेरी है। अगर मुझे खबर मिली तो विदेश की एक मशहूर रेस्टोरेंट एजेंसी ने विज्ञापन दिया है। वे वीरभूम के कई विलुप्त ऐतिहासिक स्थलों पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सारी जमीन की रिपोर्ट करने के लिए एक गाइड की जरूरत है। राजा के भरोसे उनकी संस्था आगे बढ़ेगी, इसलिए आवेदन करने से बोझ मुझ पर आ गया है। वीरभूमि के एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए किराए पर लिए गए 2 मंजिला मकान में मेरी सारी गतिविधियां चलती थी। मकान के मालिक महेंद्र सिंह राय एक समय के जमींदार थे। वे मकान के पीछे थोड़ी दूर पर रहते थे। महेंद्र बाबू से सारी बातें समझ लेने के बाद मैं उस रात चाबी देकर घर में दाखिल हुआ। 2 बैठक खाने, 1 रसोई और ऊपर के 2 कमरे इस्तेमाल नहीं होते। मेरे लिए यह काफ़ी है, क्योंकि मकान केवल रात को सोने के लिए ही चाहिए था, इसलिए बाकी समय धूप में ही गुजारना पड़ता था, क्योंकि मैं बाहर ही रहता था काम के सिलसिले में। सामने का बरामदा सड़क की ओर है और कभी कभी स्ट्रीट लाइट या चांदनी उस पर पड़ती है। मकान के चारों ओर 2 तूत के पेड़ है। कभी यह घर हुआ करता था, बाद में समय और उपेक्षा के अभिशाप से अब यह स्थान एक छोटा जंगल सा बन गया है। मुझे यहाँ आए हुए करीब 3 दिन हो गए हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन उस दिन की घटना ने मेरी चेतना पर ऐसा प्रहार किया कि मैं अपने शरीर और मनुष्यता पर नियंत्रण खो बैठा। आमतौर पर मैं शाम तक घर आ जाता हूँ, लेकिन उस दिन किसी कारण से करीब 9 बज गए थे। पास के होटल में फ्रेश होने के लिए खाना खाने के बाद मैं सीधे बिस्तर पर चला गया। उसके ठीक बाद मैंने बाहर तूफानी हवा की आवाज़ सुनी। मुझे भयानक तूफान के आने का संकेत महसूस हो रहा था।
स्ट्रीट लाइट की रोशनी खिड़की से नहीं आ रही थी। मैंने अपने बैग से टॉर्च उतारी, टेबल लैंप जलाया, बिस्तर पर आया और तकिए पर टेक कर बैठ गया। धीरे धीरे पलकें भारी होने लगी। ऐसे ही अचानक एक भयानक आवाज में घर की खिड़की दरवाजा खुल गया। मुझे यह थोड़ा असंभव लगा। मैंने बाहर जाने से पहले घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी है। मेरे पास घर की चाबी भी है और बिस्तर पर जाने से पहले मैंने सब कुछ देख लिया था। मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं की और मैं उठा और खिड़की फिर से बंद कर दी। बिस्तर पर जाने से पहले एक सिगरेट जलाई और बस ऐसे ही गरज के साथ बारिश आ गई। उसी समय घर की खिड़की दरवाजे फिर से खुल गए और इस बार मुझे डर का एहसास हुआ। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने सब कुछ पूरी तरह से लॉक कर दिया था। ये कैसे संभव हो सकता है? सच कहूँ तो मुझे उस समय चोर का डर नहीं था। मेरा मन डर के साथ जो कुछ भी कर रहा था उसे समर्थन नहीं देना चाहता था। फिर मैंने विभिन्न तरीकों से अपने मन को शांत किया। मैंने नींद भरी आंखों से देखा कि कमरे के दूर कोने में दाईं ओर एक छायादार आकृति खड़ी थी और सीधे मेरी ओर ही देख रही थी। अब मैंने देखा कि जो अब वो आकृति थी अब वो मेरे बिस्तर के ठीक बगल में है। मैंने मच्छरदानी को झटके से हटाया और मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी कुछ भी संकेत नहीं था। सब कुछ खाली था। मैं अब अपना सिर सीधा नहीं रख पा रहा था। मशाल हाथ में लेकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है यहाँ? पूरा कमरा एक महिला की जोरदार मुस्कान से भर गया। ऐसा करने के बाद वह लगातार हंस रही है। मैं एक मूर्ख की तरह दिशाहीन हो गया हूँ और अपने कानों पर हाथ रखकर बिस्तर पर बैठ गया। वह मुस्कुराहट मेरे शरीर में प्रवेश करने और मेरे शरीर की उत्तेजना को दूर करने की कोशिश कर रही थी। यह असहनीय था। यह सामान्य महिला की आवाज नहीं हो सकती। यह बहुत ही अस्वाभाविक और भयानक रूप से राक्षसी थी। टेबल लैंप के बगल में एक 6 महीने का बच्चा देखा। यह कैसे संभव है? और अगर मैं व्यवहारिक रूप से सोचूं तो ये बच्चा बंद कमरे में कैसे आ सकता है? यह मेरी आंख की गलती है या फिर यह मेरा वहम है? मैं टेबल के पास गया और अब तभी मैंने देखा कि वह बच्चा हंस रहा था। अचानक मुट्ठी बांधकर मेरी दाईं ओर सीधी उंगलियां दिखा रहा था। मैंने देखा और उस आकृति को भी देखा। जब मैंने बच्चे की उत्तेजना को देखकर मुझे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह उस बच्चे की माँ है। मेरे मन में कई सवाल थे और ठीक उसी समय मैं बच्चे को पकड़ने जा रहा था। तुरंत बाहर से एक पागल घोड़े की तरह हवा का झोंका आया जिसने साइड विंडो को पकड़ लिया। जैसे ही खिड़की खुली एक चमकती हुई गरज की सफेद रोशनी आकृति के चेहरे पर पड़ी। उसका भयानक मृत चेहरा मेरे सामने आ गया। इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है और मैंने उस समय अपने आप को घबराने नहीं दिया। मैंने अपने आप को मजबूत रखा। अब मुझे यह पूछने का साहस आ गया कि आप कौन हो, और मैं उस अपने में साहस करके मैं पूछता हूँ कि आप कौन हो। मैं जानता हूँ कि आप कोई व्यक्ति नहीं हो। अब हवा में मुस्कान थी। जवाब आया, मैं इस घर की एक सदस्य हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो वह आवाज अलौकिक और सूक्ष्म थी। वह औरत कहती है, मेरे पति महेंद्र सिंह के चाचा उपेंद्र सिंह ने मुझे और मेरी 6 महीने की बेटी को शक के आधार पर मार डाला और मेरी सारी पैतृक संपत्ति हड़प ली। पिछले कई सालों में यहाँ पर कई लोग आए, मुझे डर के मारे भाग गए। कुछ डर के मारे भाग गए, कुछ मर गए, और तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। तुम्हारी दृढ़ निश्चय देखकर ही मैं अब तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे हत्या का बदला नहीं लेना पड़ा। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई थी। मैं इतने सालों से सिर्फ एक चीज के लिए असंतुष्ट होकर यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। चुपचाप डरे हुए मैं सुन रहा था। मैं उसे डर का एहसास नहीं कराना चाहता था कि मैं उससे डर रहा हूँ। तो उसने कहा, घर के दक्षिण की ओर एक तालाब है। उसके पास एक विलो वृक्ष के नीचे 4 हाथ खोदो और पीतल का हंडा मिल जाएगा जिसमें मेरे सारे गहने और जीवन भर की जमा पूंजी है। तुम उसे बाड़ लगाकर तुम हंडे में मौजूद सारी संपत्ति को बेच देना और जितना भी पैसा मिले मेरे पति को दे देना। मेरे पति की हालत बहुत खराब है। हम उन्हें देखकर बहुत दुखी रहते हैं। यही मेरी शांति और मुक्ति का उपाय है। अब बारिश बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर में घर में रोशनी लौट आई थी। थोड़ी देर तक मैं खुद को संभालने में मेरा समय चला गया और मैं बहुत ही डर गया था। उस रात मुझे नींद भी नहीं आई और उस दिन मैं सुबह उठने के बाद मैं काम पर नहीं गया। मैं सीधा उस महिला के बताए अनुसार उस तालाब के पास गया और मैंने सच में उस महिला के बताए अनुसार 4 हाथ जब खोदा तो मुझे एक हंडा मिला। और फिर मैं शहर जाकर उस हंडे की जो भी सामान था उसको बेचकर उस हंडे की जो कीमत थी लगभग 3.5 करोड़ रुपए थी,
उसमें जो भी सामान था उन सभी की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए थी और मैंने सारे उस महिला के पति को दे दिए, जो एक बेरोजगारी आदमी के जीवन को बदलने के लिए काफी था। यह सब बताते हुए सज्जन की आंखें अब चमकने लगी थी, मानो उनकी बातें मैं ध्यान से सुन रहा था और फिर उनको मैं अपनी डायरी पकड़ाता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई बात है जिन पर आप राय देना चाहते हो अनसुलझे रहस्यों के बारे में, तो मैं उसे अपने पत्रिका में ज़रूर छापूंगा। तो वह उन्हें डायरी दे देते हैं और फिर उनसे उनकी सारी बातें जो है वो ध्यान से सुनने के बाद वो डायरी उनसे लेकर अपने बैग में रख लेते हैं। और फिर जब बैग में डायरी रखने के बाद जब वो देखते हैं, मतलब उनका जब वो सामने वाली सीट पे देखते हैं तो उनको वह आदमी नहीं मिलता है जो अभी उनसे बात कर रहा था। अब फिर चाय वाला आ जाता है और फिर चाय वाला बोलता है, चाय लेंगे सर? तो फिर वह आदमी बोलता है, अरे ये जो अभी सामने बैठे तो कहाँ चले गए? पता नहीं सर, उतर गए होंगे कहीं, पर अभी तो गाड़ी रुकी नहीं ना। लेकिन सर रुकी थी बीच में थोड़ी देर के लिए, शायद वहाँ अच्छा कोई स्टेशन आ गया होगा। चलो ठीक है। तो फिर वह किसी काम के लिए वापस अपनी डायरी को निकालते हैं पढ़ने के लिए ना। जैसे ही वो डायरी लेते हैं और पलके झपकाना शुरू कर दे तो अचानक उनकी नज़र उस चीज पर पड़ती है कि जहाँ पे लिखा था कि नीलाद्री हल्दर की मौत की खबर कुछ देर पहले मेरे सामने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति थे। उनकी मौत ट्रेन दुर्घटना से कल हुई थी 7:37 पर। यह देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उनको भी आज उनके सामने साइंस पीछे हट गया। आज उनको ये यकीन हो गया कि साइंस तो कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें होती है और अब वो ये सब चीज़ों में विश्वास करने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।